कहते हैं किसी चीज की अहमियत तुम्हें तभी होती है जब तुमसे वो चीज छीन ली जाए, और इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है तुम्हारी आजादी। अपनी आजादी की तुम क्या कीमत लगाओगे? अगर तुम्हारा जवाब पैसा या फिर कोई बेशकीमती चीज है तो तुम्हें आज का वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम द गोट लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे। नजीब मोहम्मद के रियल लाइफ की आजादी छीनने पर उनके साथ क्या हुआ था और वो कैसे आजाद हुए थे, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान की सुनसान रात में, जहां एक इंसान भेड़ों के बीच बिल्कुल उन्हीं की तरह पानी पी रहा होता है। अंधेरे में उसे पहचानना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसकी हालत फिर भी बहुत बुरी होती है। इस सीन को बीच में ही कट करके हमें सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर नजीब और हकीम को दिखाया जाता है। वो गल्फ में किसी कंपनी के लिए काम करने आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आता। उन्हें एयरपोर्ट पर रात हो जाती है, लेकिन उनका कपिल नहीं आता। कपिल का मतलब यहाँ बॉस होता है। कई देर इंतजार के बाद वहाँ पर एक अरब आता है, उनके पासपोर्ट देखता है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। ना वो दोनों कपिल की अरब समझ पाते हैं और ना ही कपिल उनकी भाषा समझ पाता है। बीच में जाकर हकीम और नजीम को याद आता है कि उन्हें अपने घर पर फोन करना है, लेकिन कपिल उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कहता है चुपचाप बैठो वरना पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएंगी, जैसे कि वो कोई इल्लीगल काम कर रहे हो। अब वो अरब उन्हें रेगिस्तान में काफी अंदर ले जाता है और अपने भाई के घर हकीम को रखता है। वो दोनों यानी नजीब और हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ कंपनी में काम करने आए हैं, पर वो इंसान नजीब को चाबुक से मारकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि नजीब और हकीम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब नजीब को इस जगह पर लाकर कपिल अपने आदमी से कहता है कि ये इंडियन उसे एयरपोर्ट पर मिला है, आज रात उसे यही रहने दो, कल देखेंगे इसका क्या करना है। इतना कहकर वो चला जाता है। नजीब को वहाँ पर भी एक इंडियन आदमी दिखता है, लेकिन वो भी तमिल बोलता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। बाहर सोने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए वो टेंट में जाकर सोता है जहाँ पहले से एक कपिल सोया होता है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ नजीब अपने गांव में होता है। ये पास्ट वाले सीन हमें कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं जैसे कि नजीब अपने गांव को और बाकी सबको याद कर रहा हो। वहाँ पर दिखता है कि वो नदी से रेत निकालने का काम करता है। उसका दोस्त संतोष एक आदमी को बताता है कि सऊदी अरब से आए उसकी जीजा ने 2 वीजा लाए हैं। तो नजीब उसके बारे में पूछता है। संतोष उसे कहता है तुझे जाना है क्या? तो वो कहता है 30,000 जमा करने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ेगा। लेकिन संतोष कहता है बेचना क्यों है, गिरवी रख दे और तेरी 2 महीने की पगार से ही तो उसे छुड़ा लेगा। तो नजीब अपने घर के गहने गिरवी रखकर पैसों को संतोष के जीजा को देता है। संतोष का जीजा उसे बताता है कि मलकानपुर से भी एक लड़का आ रहा है, यानी कि वो हकीम होगा। अब वैसे तो नजीब का शुरुआत से ही विदेश काम करने जाने का मन था, इसलिए उसने शादी भी एक ऐसी लड़की से की थी जिसके दोनों भाई दुबई में थे, ताकि वो भी दुबई जा सके। लेकिन सऊदी अरब जाने का असली कारण था उसकी खांसी। डॉक्टर ने उसे ये पानी वाला काम छोड़ने को कहा था। अब नजीब के घर का सीन दिखाती है जहाँ उसकी प्रेग्नेंट बेबी और माँ उसके साथ भेजने के लिए आचार बना रहे होते हैं। उस सीन को वैसे ही कट करके हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ वो अरब आदमी उसके टेंट में सोने के लिए नजीब को मारता है और बाहर फेंक देता है। तो वो रात भर एक बंद पड़ी गाड़ी में सोता है। सुबह उठकर वो दूसरा इंडियन उसे बुलाता है। दोनों ही एक दूसरे की भाषा तो नहीं समझ पाते, पर नजीब उसे इशारों में उसका नाम पूछता है तो वो कहता है उसे याद नहीं। उस आदमी ने शायद अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी इस वीरान रेगिस्तान में भेड़ बकरियों के बीच गुजार दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी असली जिंदगी भूल चुका था। वो मान चुका था कि वो इसी रेगिस्तान में मरेगा। वो नजीब को दूध निकाल कर देता है। नजीब दूध अरब आदमी के पास ले जाता है। वहाँ जाकर वो उस अरब को समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी में काम करने आया था, लेकिन उसे नजीब की भाषा समझ में नहीं आती है। तभी वहाँ पर कपिल गाड़ी लेकर आता है और आटे की बोरी नजीब के कांधे पर रखता है। नजीब उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना घर गिरवी रख कर आया है और वो लोग उसे जाने दे। कंपनी में काम देने के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते। वो दोनों नजीब को कैसे उस दूसरे इंडियन की तरह अपना गुलाम बना के उससे सारे काम करवाए ये सोच रहे होते हैं। एक अच्छे भविष्य के तलाश में अपना घर गिरवी रख के अपनी बीवी और माँ को छोड़कर इतने दूर आया नजीब अपने जिंदगी की एक और अहम चीज को खो बैठता है, उसकी आजादी। जब उसे दूसरे इंडियन आदमी से पता चलता है कि मेन रोड यहाँ से काफी दूर है, तभी वो समझ जाता है कि वो फंस चुका है। उसी रात नजीब को अपनी बीवी सैनू की याद आती है और हमें उसके सऊदी आने से पहले का सीन दिखाते हैं
जहाँ सैनू उसे बताती है कि सऊदी से वापस आने के बाद वो एक बड़ा घर बनाएंगे और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे। ट्रेन में बैठते वक्त सैनू और नजीब के चेहरों की नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। जाहिर है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, पर गरीबी तुम्हें वो काम भी करवाती है जो तुमने कभी करने का सपने में भी ना सोचा हो। वैसे मूवी ऐसे ही प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में जंप करती रहती है, जहाँ पर प्रेजेंट में हमें रेगिस्तान में फंसे नजीब की लाचारी को दिखाया जाता है, वही दूसरी तरफ उसके पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जिसमें वो गरीब था लेकिन अपनी फैमिली के साथ खुश था। अगला सीन हमें प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहाँ एक इंसान पानी का टैंकर लेकर कापिल के घर आता है। नजीब उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो भी नजीब की भाषा नहीं समझ पाता। लेकिन कापिल को लगता है नजीब ने उससे कुछ तो बताया है। वो उसे चाबुक से मारने लगता है। चाबुक पकड़ने पर वो अंदर जाकर गन लाता है और नजीब के सर पर मारता है। बेचारा नजीब अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि इस अरब ने उसे अपना गुलाम बना लिया है और वो उसे जाने नहीं देगा। अब बेहोशी की हालत में हमें उसके पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी और सैनू की शादी हो रही थी। अब तक हमने उसके पास्ट की जितने भी चीजें देखी उसे समय समय पर नजीब ही याद कर रहा था, यानी ये सब हमें उसके याद में दिख रहा था। उसकी शादी के दिन डरकर उसकी बीवी उसके शर्ट का बटन तोड़ देती है और इसकी याद में नजीब उसे हमेशा अपने साथ रखता है। तो उसे मारने वाली रात को ही वो दूसरा इंडियन आदमी उन ऊँटों से बात करता है कि शायद वो ऊँटों को चारा डालते डालते ही मर जाएगा। नजीब जब उससे पूछता है कि आपको यहाँ कितने साल हो गए, तो वो कहता है यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। इससे पता चलता है कि उस आदमी ने ये मान लिया है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता। कई बार इंसान कुछ चीजों के आगे समर्पण कर देता है, ऐसा करने के पीछे शायद उसका डर होता है, लेकिन नजीब ने अभी समर्पण नहीं किया था। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो दूसरा आदमी गायब होता है और अब वो अरब नजीब से ही वो सारे काम करवाता है जो वो इंडियन किया करता था। वो दूसरा आदमी कहाँ गया उसको कोई नहीं बताता। अब कई दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ नजीब पूरी तरह से बदल गया है। उसका हुलिया उस इंडियन आदमी जैसा लग रहा था जो अचानक कहीं गायब हो गया था। अपने आप को गाड़ी की शीशे में देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे यहाँ आकर कितने दिन हो गए ये तक उसे याद नहीं होता। रोकर वो अपनी माँ को याद करता है कि उससे ये अब सहन नहीं हो रहा है और वो गॉड को भी कोसता है। ये उसके लाइफ की ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ उसका भगवान से विश्वास उठ चुका है। अक्सर इंसान ऐसा बर्ताव तब करता है जब वो अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में हो और हालात अब उससे संभाले ना जा रहे हो, तब वो भगवान को अपनी हालात का जिम्मेदार मानने लगता है या फिर भगवान है ही नहीं ऐसा कहने लगता है। खैर तो तभी नजीब को रेत में धसी उस इंडियन की लाश दिखती है, जिसको देखकर वो इस जगह से भागने का फैसला कर लेता है। अगले दिन वो भेड़ों को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन ऊंट पर बैठा कपिल उसे अपनी दूरबीन से देख लेता है। पकड़ने के बाद सजा के तौर पर कपिल नजीब का पैर तोड़ देता है और उसे भूखा प्यासा बांध कर रखता है। और तब हमें वापस वो मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है, जहाँ नजीब बकरी की तरह पानी पी रहा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दिन भर से भूखा प्यासा था। और इस घटना के बाद नजीब भी पूर्ण समर्पण कर देता है, यानी वो मान लेता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन एक दिन उसे हकीम मिलता है जो हाल ही में अपने कपिल के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ आवाज से पहचानते हैं क्योंकि उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। लेकिन उनका एक दूसरे से मिलना उन दोनों को रेगिस्तान में बहार जैसा लगता है, मानो कि बरसों से बिछड़ा कोई अपना मिला हो। अगली बार हकीम उससे एक चिट्ठी देकर जाता है क्योंकि उनके कपिल उन्हें एक दूसरे से मिलता हुआ देख नहीं सकते थे। और चिट्ठी में लिखा होता है कि हकीम के साथ यहाँ एक अफ्रीकी आया है जो पहले भी यहाँ काम कर चुका था, उसे यहाँ के सारे रास्ते मालूम है तो वो यहाँ से भाग सकती है। ये पढ़कर नजीम की आंखों में भी पानी आ जाता है। उसकी आंखों में आजाद होने की मरी हुई उम्मीद वापिस जागती हुई दिखती है। अगली बार जब वो मिलते हैं तो हकीम नजीब को अपने दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम होता है इब्राहिम कादरी। यह आदमी उनके यहाँ से भागने की आखिरी उम्मीद होती है क्योंकि उसे यहाँ के सारे रास्ते मालूम होते हैं। और थोड़े ही दिनों के बाद बड़े कापिल के बेटी की शादी होती है जिसके लिए वो सभी इस जगह को छोड़ के शादी में जाएंगे। तब वो भागने का प्लान बनाते हैं और वो दिन आ ही जाता है जहाँ कपिल नजीब को छोड़ के चला जाता है। नजीब इतने सालों बाद पहले बार नहाता है और अपने पुराने कपड़े पहनता है जो कि अब उसे फिट भी नहीं हो रहे थे।
उसके बाद वो ऊंट और भेड़ों को चारा डालकर अलविदा कह देता है। इतने साल उनके साथ रहकर उसे उन सब से लगाव हो चुका था। तभी वहाँ पर हकीम और कादरी आती है और वो तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। हकीम और नजीम से बातों से साफ पता चलता है कि वो यहाँ पर रहकर इतने टॉर्चर हो चुके हैं कि वो मरने तक को तैयार है, लेकिन यहाँ रुकना उन्हें मंजूर नहीं है। तो अब चलते चलते रात हो जाती है। उन्हें एक अरब का ठिकाना मिलता है। हकीम को प्यास लगी होती है तो वो रिक्वेस्ट करके इब्राहिम कादरी को पानी को चुरा कर लाने के लिए भेजता है। इब्राहिम वहाँ जाकर पानी पीता है, लेकिन पानी लाते वक्त पकड़ा जाता है। वो लोग इन पर गोलियां चलाते हैं और ये उनसे भागने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। इब्राहिम ने पानी तो पी लिया है, लेकिन नजीम और हकीम अब भी प्यासे हैं और इब्राहिम उन्हें सन को फॉलो करके आगे ले जा रहा है। अब एक जगह पर जब वो अल्लाह की प्रेयर करने के लिए रुकते हैं तो अचानक वहाँ से रेतीले सांप गुजरने लगती है। इब्राहिम हकीम को बचा लेता है, लेकिन वो नजीम के पैरों के ऊपर से गुजरने की वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ बिना चप्पल के गर्म रेत पर चलने से नजीब के पैरों में छाले पड़ गए थे। तो इब्राहिम अपनी शर्ट फाड़ कर उसके पैरों में लगाता है। बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही दिखता है और इतने दिनों से भूखा प्यासा हकीम अब धीरज खोने लगता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि उन दोनों को अब उसे पकड़ कर ले जाना पड़ता है और थोड़ी ही देर में नजीब की भी वही हालत होती है। इब्राहिम उन दोनों को जितना हो सकता है उतना इलाज करके आगे बढ़ता है। अब अगले दिन थोड़ी ही देर चलने के बाद हकीम को इल्यूजन होने लगता है। उसे दिखता है कि शहर उसके पास है। वो पागलों की तरह भागता है, उन दोनों को मारता है और थोड़ी ही देर में खून की उल्टी करके मर जाता है। तभी बड़ा रेत का तूफान आता है। नजीब हकीम को छोड़ के जाना नहीं चाहता, पर इब्राहिम उसे खींच के ले जाता है। अब अगले दिन थोड़ी देर चलने के बाद नजीब गिर जाता है। अब इब्राहिम उसके पैर देखता है तो उसकी जख्मों में खून और पस होता है। अब इब्राहिम उसे अपने जूते पहनाता है और तभी इब्राहिम को लेपर्ड दिखती है, जो रेगिस्तान में पानी का साइन होती है। पानी का नाम सुनते ही नजीब दौड़ के उस पानी के पास जाता है, पर इब्राहिम उसे अचानक ज्यादा पानी पीने से रोकता है और उसे धीरे धीरे पानी पिलाता है। वहीं पर इब्राहिम को एक कोका कोला की बोतल और फ्रेश बिस्किट रैपर मिलता है। उन चीजों को देखकर उनमें उम्मीद जागती है कि मेन रोड अब नजदीक होगा। आगे उन्हें एक गाड़ी के टायर के निशान भी मिलते हैं, पर थोड़ी ही देर में वो मिट जाते हैं और उनकी उम्मीदें फिर से डगमगा जाती है। अब अगले दिन जब नजीब उठता है तो इब्राहिम गायब होता है, लेकिन उसने नजीब के लिए कोका कोला की बोतल में पानी छोड़ा होता है। पूरा दिन अकेले चलने के बाद और बोतल का पानी खत्म करने के बाद नजीब को हाईवे मिलता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उस रात उसके लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। अगली सुबह एक अमीर अरब नजीब को अपनी गाड़ी से शहर छोड़ता है। शहर जाकर उसे गुरु भाई मिलता है, जो एक इंडियन होता है और यहाँ होटल चलाता है। गुरु भाई ऐसे भूले भटके इंडियन लोगों की हमेशा मदद करता है। वो नजीब को नहला के उसका हुलिया बदलता है, उसका इलाज करता है, फिर उसके घर फोन करता है। नजीब सैनू से बात करता है और अब उसे एक बेटा भी हो चुका होता है। और ये चीज साबित करती है कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और ये चीज तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। चाहे तुम किसी धर्म में देखो, चाहे किसी देश में देखो या फिर किसी गाँव या शहर में, तुम्हें हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलेंगे। तो नजीब के पास कागज ना होने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी फाइल बनती है। वहाँ पर वांटेड लिस्ट में उसे इब्राहिम की फोटो भी दिखती है। अब उन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और कपिल को अंदर भेजा जाता है। दरअसल सऊदी अरब में बाहर के आने वाले वर्कर्स के लिए एक रूल है कि वहाँ के किसी को उनका स्पॉन्सर या फिर कपिल बनना पड़ता है। कपिल कोई कंपनी या फिर कोई इंसान भी हो सकता है और कपिल को ही वीजा पर आए हुए अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर कई कपिल आकर अपने आदमियों को मारते हुए ले जाती है। नजीब का भी कपिल आता है, पर उसे ले जा नहीं पाता क्योंकि नजीब एक्चुअली में उसका वर्कर होता ही नहीं, वो किसी और के वीजा पर यहाँ आया था, यानी उसके दोस्त के जीजा ने उसे धोखा दिया था। तो अब नजीब को 3 महीने की जेल में रखा जाता है और उसका आउट पास बनने के बाद उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता है। अब अगर इब्राहिम को लेकर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो चलो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले वो पूरे रेगिस्तान में हकीम और नजीब जितना इसलिए नहीं थका क्योंकि वो अफ्रीका से था और उसे बचपन से ही रेगिस्तान की आदत हो गई। वहीं पर लास्ट बार इस सीन में उसने पानी भी पिया था, जो अगर हकीम को पीने मिल जाता तो शायद वो जिंदा होता। इस वांटेड लिस्ट में उसका फोटो होना ये साफ करता है कि इब्राहिम कई स्पॉन्सर से भाग चुका है और इसीलिए वो नजीब को हाईवे तक छोड़ के गायब हो जाता है, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लगता तो उसे वापस कपिल के पास भेज दिया जाता।
वैसे तो गोट लाइफ या फिर आदु जीवितम हमें कई सारे मैसेज देती है, जैसे कि किसी और पर भरोसा करके कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। दूसरा, जो लाइफ आपको मिली है वो हर किसी को नसीब नहीं होती। कई लोग कई चीजों के लिए जिंदगी भर तरसते रहते हैं,